निकम्मी है तुम्हारी माँ। अब क्या ये भी मैं ही संभालूं? भाभी की चीख कमरे की दीवार से टकराकर मेरे अंदर गूंजने लगी। मैं चुपचाप कोने में बैठी सूखे होठों को दांतों से दबाती रही, जैसे खुद को चुप रहने का हुक्म दे रही हूँ। मैं जमीन पर बैठी अपने कपड़े ठीक करने लगी। आंखों में न आंसू थे न विरोध, सिर्फ एक हार थी, खामोशी थी। भाभी का व्यवहार हमेशा से तेज रहा था, लेकिन आज उनका लहजा जहर वाला बन गया था। उन्होंने माँ की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ये रोज बीमार होने का ड्रामा बंद कर दो, हर वक्त बस दवा दवा। और तुम? वो मेरी तरफ पलटी। तुम्हारी गैरत तो जैसे मर गई है। सारा दिन बस माँ के साथ चिपकी रहती हो, कोई काम धंधा नहीं करती हो। क्यों? मेरी जुबान जैसे सूख गई थी। कुछ बोलने को दिल चाहा, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। मैं माँ के पास जा बैठी, उनके हाथ पकड़ लिए, लेकिन वो चुप थी। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, पलकें झुकाए बिना नजरें हटा ली, जैसे वो भी अब किसी रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती थी। उसी पल दरवाज़ा खुला। पापा शाम का टिफिन हाथ में लिए अंदर दाखिल हुए। उनके कपड़ों से पसीने और मिट्टी की बदबू आ रही थी। चेहरे पर वही पुरानी थकान, जैसे वक्त उनके कंधों पर सवार होकर चल रहा हो। वो अभी जूते भी नहीं उतार पाए थे कि भाभी उनकी तरफ लपक कर गईं। देख लीजिए अपनी पत्नी को। और ये बेटी जिसे आप इज्जत वाली कहते हैं, ये आजकल दिन भर घर में बैठकर पता नहीं किससे फ़ोन पर बातें करती है। ये सुनते ही मुझे झटका लगा। ये झूठ है, ये इल्ज़ाम गलत है। मैंने पापा की तरफ देखा। दिल में उम्मीद थी कि वो मेरी सफाई देंगे, मेरा भरोसा करेंगे, लेकिन वो बस चुपचाप खड़े रहे, जैसे उनके पास अब बोलने की ताकत ही नहीं रही। उन्होंने नज़रें झुका लीं और धीरे से कहा, अब बात मत बढ़ाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सुनकर भाभी की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने माँ को धक्का दिया, जो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। मैं तड़प कर आगे बढ़ी। बस करिए भाभी, हद होती है। क्या कर लेंगी? वो घुर्राई। चुपचाप बर्दाश्त करो और अपनी माँ को भी समझाओ, वरना तुम सबको घर से निकलवा दूंगी। मेरे हाथ माँ के कंधे पर थे, वो कांप रही थी। मेरे आंसू उनके पल्लू पर गिरने लगे। माँ अब कुछ बोलती क्यों नहीं? वो धीरे से बोली, बेटा जुबान तो सबके पास होती है, मगर बोलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या मुझे अब जिंदगी भर दूसरों की बातें ही सुननी होंगी? क्या मैं वाकई इतनी बेकार हूँ कि मेरे हक में कोई खड़ा नहीं हो सकता? भाई भी चुपचाप दूसरे कमरे में बैठा रहा, जैसे ये सब उसका मैटर ही ना हो, जैसे माँ की बेइज्जती, पापा की खामोशी या मेरा वजूद सब उसकी दुनिया से बाहर की चीज़ें हों। रात को जब सब सो गए, मैं आंगन में बैठ गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर मेरे अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपने हाथों को देखा, नरम, कमज़ोर, लेकिन दिल में कुछ मजबूत हो रहा था। कोई फैसला, कोई खामोशी। तभी पापा के खांसने की आवाज़ आई। मैं उनके कमरे के पास गई। वो पलंग पर बैठे थे, छत को घूरते हुए। मैंने धीरे से कहा, पापा आपने कुछ भी नहीं कहा आज। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में दुख और शर्मिंदगी थी। बेटी, गरीब बाप की आवाज़ अक्सर उनके बच्चों की जिद में दब जाती है, लेकिन पापा सच बोलना इज्जत की नहीं, दिल की बात होती है। मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम बड़ी हो गई हो, अब चाहे जब तुम्हें ही सब संभालना पड़े। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई। ये मेरी पहली जंग थी और शायद पहली हार भी, लेकिन मैंने महसूस किया कि हार से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है खामोशी। और मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। सुबह माँ ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन उनकी आवाज़ में अजीब सा खिंचाव था। मैं जल्दी से उनके पास पहुँची तो उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर उनका दायां बाजू जैसे बेजान हो चुका था। चेहरे का झुकाव एक तरफ को था और जुबान भी लड़खड़ा रही थी। मेरा दिल धक्क से रह गया। मैं भागकर भाई को बुला लाई। जल्दी करो, माँ की हालत ठीक नहीं है। भाई मोटरसाइकिल निकाल लाया। मैं माँ को सहारा देकर किसी तरह उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा पाई। अस्पताल पहुँचे तो इमरजेंसी में दौड़ कर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें पैरालाइज का अटैक पड़ा है, इनके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ भी जल्दी ही शुरू करनी होंगी, वरना इनकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। मैं डॉक्टर की बात सुन रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, पैसे कहाँ से आएंगे? हम 3 भाई बहन और एक बीमार माँ, और कमाने वाला सिर्फ पापा। पापा तो रोज़ाना मजदूरी के बाद थके हारे आते हैं, और माँ की दवा, रोज़ की फिजियोथेरेपी, ये सब कैसे होगा? हमने पुरानी अलमारी से माँ के जेवर देखे, शादी की झुमकियाँ जो बरसों से कपड़ों में लिपटी हुई थीं। मैंने उन्हें हाथ में लिया और मन से कहा, ये बेच देते हैं,
इससे आपकी दवा आ जाएगी। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में दुख नहीं था, बस शर्मिंदगी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी, जेवर की फिक्र नहीं है, बस तुम प्रार्थना करना कि तुम्हें मेरे लिए ये सब ना करना पड़े। मैंने झुमकियाँ बेच दी, दवा आ गई, फिजियोथेरेपी भी शुरू हो गई। एक पास के क्लिनिक में हफ्ते में 3 दिन जाने लगे, लेकिन इस सब के बीच पापा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। फिर वो दिन आया जो मेरी जिंदगी को काट कर चला गया। हर रोज की तरह पापा सुबह को गए, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटे। अंधेरा हो चुका था। मैंने भाई से कहा कि पापा नहीं आए, कुछ पता करो। भाई मोहल्ले के नुक्कड़ तक गया, फिर अस्पतालों के चक्कर लगाने लगा। रात गए कॉल आई, किसी ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, एक लाश है पहचान के लिए अस्पताल में। हम सब भागते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां पापा एक सफ़ेद चादर में लिपटे थे, चेहरे पर जख्मों के निशान, हाथ सूजे हुए और आंखें बंद, जैसे नींद में हो, लेकिन ये नींद बहुत गहरी थी, कभी न खुलने वाली। भाई जमीन पर बैठ गया। पापा की जुबान पर सिर्फ एक शब्द था, मेरे बच्चे। और मेरी हालत, मैं पत्थर की हो चुकी थी। न रोई न चीखी, बस पापा के चेहरे को देखा और जैसे सब कुछ सुन्न हो गया। अंतिम संस्कार हुआ, मोहल्ले वाले आए, कुछ अफसोस, कुछ हमदर्दी और कुछ खामोश तमाशा देखने वाले। माँ को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। अंतिम संस्कार के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। मैंने देखा कि अब हमारे सर से एक और साया उठ चुका है। माँ के चेहरे पर जिंदगी की चमक बाकी नहीं थी, और भाई, वो चुपचाप एक तरफ खड़ा बस जमीन को घूर रहा था। अगले दिन भाभी ने मुझे किचन में बुलाया, बोली, अब जो खर्चा है तुम लोग संभालो, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है और ये तुम्हारी माँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पलटकर कोई जवाब नहीं दे पाई। पापा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भाभी हिसाब किताब करने बैठ गई थी। माँ की दवाइयों का खर्चा, भाई की टूटी चप्पल, बहन की 8वीं क्लास की फीस और राशन की खाली बाल्टी, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पुराने कॉपी के पिछले पन्ने पर सारे खर्चे लिखे, फिर पर्स खोला तो उसमें से सिर्फ 355 रुपये ही थे। मैंने खुद से कहा, ये तो बहुत कम है, लेकिन शुरुआत के लिए काफ़ी है। गली के नुक्कड़ पर एक प्राइमरी स्कूल था, जहाँ मैंने कभी दूसरी क्लास तक पढ़ाई की थी। अब वहाँ की दीवारों पर पेंट उतर चुका था, मगर दरवाजे के बाहर ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है का बोर्ड लटका रहा था। मैं वहाँ जाना तो चाहती थी, लेकिन मन में एक अतीत की घटना बार बार मुझे कहीं भी बाहर निकलने से रोकती थी। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली, जो मेरी ही तरह बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती ही उसके लिए श्राप बन गई थी। एक लड़का उसके पीछे पड़ गया, और जब उसने इनकार किया तो उस लड़के ने मेरी उस सहेली का चेहरा ही खराब कर दिया। तब से मेरे मन में एक डर बैठ गया था, और इसी वजह से भाभी के इतने हंगामे के बावजूद भी मैं आज तक घर से बाहर जाकर कमाने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन खुद को बिना किसी नई मुसीबत में डाले। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं मास्क पहनकर जाऊंगी। जब मैं वहां पहुंची तो प्रिंसिपल मैडम ने मेरी तरफ देखा, फिर प्रोफाइल पढ़ा। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है? मैंने कहा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, आप ये मास्क हमेशा ही पहन कर रखती हैं क्या? मैंने कहा, जी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हमेशा ये मास्क पहन कर रखूँगी। कुछ लम्हों के लिए खामोशी रही, फिर वो बोली, ठीक है, तनख्वाह कम है, सिर्फ 3000 रुपये महीना, बच्चे गरीब हैं, लेकिन आपको वक्त पर आना होगा। मैंने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह 7 बजे स्कूल पहुँची। बच्चे आ रहे थे, कुछ के पास जूते तक नहीं थे, कुछ फटी यूनिफॉर्म में थे। उनकी आंखों में सपने कम, नींद ज़्यादा थी। मेरा दिल चाहा कि उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दूं, मगर पहले मुझे उनका भरोसा हासिल करना था। मेरी पहली क्लास में 6 बच्चे थे। मैंने बच्चों को ABCD सिखाना शुरू किया। तभी एक बच्ची ने पूछा, आप हमारी नई मैडम हैं? हाँ, मैं तुम्हारी नई मैडम हूँ, जो तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। बच्चे मुस्कुरा दिए। मेरे लिए वो मुस्कुराहट ही तनख्वाह से बड़ी थी। घर वापस आई तो भाभी ने गीला कपड़ा मेरे बैठने की जगह पर फैला दिया, जैसे कि मेरे बाहर जाने से वो अपवित्र हो गई हों। मैं चुपचाप माँ के पास आकर बैठ गई। उनकी उंगलियों में दवाई दी। उन्होंने धीरे से पूछा, थक गई हो? नहीं माँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। शाम को बहन ने अपनी किताबें मेरे सामने रख दी। दीदी, ये सब खत्म हो गई हैं, नई किताबें चाहिए। मैंने किताबों की कीमत पूछी, फिर जब जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 25 रुपये निकले। मैंने बहन से कहा, बस 2 दिन रुक जाओ, कुछ इंतजाम कर लेती हूँ।
उस रात मैंने सोचा कि आसपास पूछ कर देखती हूँ, शायद कोई सिलाई का काम भी मिल जाए। अगले दिन स्कूल के बाद गली के कपड़ों वाली दुकान पर गई। पूछा कि क्या सिलाई का कुछ काम है। मालिक ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखकर बोला, काम तो है लेकिन बाहर की लड़कियां ये सब नहीं करती। मैंने आंखों में सीधी नज़र डालते हुए कहा, मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, मुझे बस मेहनत से अपना काम करना है। अगर आपने काम दिया तो मैं वक्त पर करके दे दूंगी। उसने कहा, ठीक है, 2 सूट दे देता हूँ, लेकिन ये परसों तक चाहिए होंगे। मैंने दोनों सूट ले लिए। घर आकर माँ को दिखाए। वो मुस्कुराई, बस मेरी बेटी, खुद पर भरोसा रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी जिंदगी 3 हिस्सों में बट गई थी। सुबह स्कूल, शाम को सिलाई और रात को बहन की पढ़ाई। दिन गुजरते गए लेकिन कुछ बातें नहीं बदली। रास्ते में लड़कों की आवाज़ें आती थीं, देखो ये फिर बाहर कमाने आई हैं। एक बूढ़ी औरत अक्सर कहती, काश आजकल की लड़कियां माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचती। मैं बस यही जवाब देती, मैं अपनी हद में हूँ, इज्जत में हूँ। एक दिन भाई ने कहा, एक रिश्ता आया है, माँ को बताता हूँ। मैंने पूछा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। लड़का बाहर काम करता है, बस शादी हो जाए तो जिम्मेदारी कम हो जाएगी। मैंने अपने पापा को याद किया, उनकी वो बात जो कभी कही नहीं गई लेकिन आंखों से सुनी जा सकती थी। बेटी को किसी बोझ की तरह नहीं, अधिकार से विदा करना चाहिए। मैंने भाई से कहा, अभी नहीं, माँ की तबीयत, बहन की पढ़ाई, सब कुछ अधूरा है और मैं बोझ नहीं, जिम्मेदारी हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद करके चला गया। उसी रात माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम जो कर रही हो भगवान करे वो सब सफल हो। दुनिया तो बातें करेगी ही, बस भगवान कभी तेरा साथ न छोड़े, यही काफ़ी है। मैं खामोश रही। स्कूल में एक नई टीचर आई। वो खुले बालों वाली, ऊंची आवाज़ और चमकते कपड़ों के साथ अंदर दाखिल हुई, जैसे पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया हो। मैं कोने में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी जब वो लड़की मेरे पास से गुजरी तो कहने लगी, मैडम ऐसे खुद को छुपा कर क्यों रखती हो? मैंने मुस्कुराकर नज़रें झुका ली, बस इतना कहा, हर जगह अपने कुछ नियमों के साथ आती हूँ। वो हंसी और कुछ ना बोली, मगर मुझे पता था वो मुझे समझने नहीं, टटोलने आई थी। उसी दिन ट्री ब्रेक पर 2 और टीचर्स बात कर रही थी। एक ने कहा, ये लड़की काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसीलिए छुपती फिरती है। दूसरी ने मुंह बनाया, तो क्या हुआ? अगर भगवान ने खूबसूरती दी है तो फिर दिखाने में क्या शर्म? मैंने पानी का घूंट लिया और उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक खामोशी थी। काश आप लोग समझ पाते कि खूबसूरती सुरक्षा नहीं देती बल्कि खतरे को और बढ़ा देती है। पिछले साल की एक शाम याद आई। मोहल्ले का एक लड़का अक्सर रास्ते में आकर खड़ा हो जाता था। वो बस चुपचाप देखता था, कुछ कहता नहीं था, बस नजरें लड़ाता था। एक दिन मैंने उसे सख्ती से टोका, रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं। उसने हंसकर कहा, अगर इतनी ही खूबसूरत ना होती तो खुद ही रास्ता छोड़ देता। मैंने उस दिन के बाद तय कर लिया था कि जब भी बाहर निकलूंगी तो मास्क लगाऊंगी, जिस पर सिर्फ आंखें ही दिखेंगी और वो भी मेरी नज़रें ज़मीन पर रहेंगी। माँ ने कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोश नज़रें मेरा हर कदम तोलती थीं। एक बार उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, खूबसूरती भगवान की दी हुई सौगात है, लेकिन इस दौर में ये एक परीक्षा बन गई है। मैंने कहा, माँ, मैं सौगात को अपने लिए मुश्किल नहीं बनने दिया है, मैंने उसे कैद कर लिया है। इसी दौरान सिलाई का काम और बढ़ गया था। एक औरत आई और बोली, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा काम करती हो, एक फर्म के लिए काम है, घर से करोगी? मैंने पूछा, क्या काम होगा? उन्होंने बॉक्स से नमूने निकाले। ये ज़रा कढ़ाई और छोटी सी बटनें लगानी है, हर पीस पर 100 रुपये मिलेंगे। मैंने हामी भर दी। शाम को मेज पर कढ़ाई का सामान फैलाकर काम शुरू किया। बहन किताब लेकर आई, दीदी ये सवाल समझा दो। मैंने कढ़ाई रोककर उसकी तरफ देखा, पहले ये सवाल फिर दोबारा सिलने का काम। माँ हमें देखकर मुस्कुराई, यही तो जिंदगी है बेटी, थकान के बीच उम्मीद रखना पड़ता है। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। स्कूल में एक दिन मीटिंग हुई। प्रिंसिपल ने सबसे कहा, हमारी नई पॉलिसी के तहत हर टीचर को हफ्ते में 1 दिन बच्चों के माँ बाप से मीटिंग करनी है। मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, प्रिंसिपल मैडम, क्या मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ? मास्क लगाकर वो बोली, हमने सबके लिए एक सा नियम बनाया है। मैंने कहा, लेकिन अब मेरी यही पहचान है, अगर ये शर्त है तो मैं अपना वक्त कम कर दूंगी, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ूंगी। उन्होंने इस बात में सिर हिलाया। हम आपके नियम की कदर करते हैं। और इस तरह से हर दिन, हर कदम मैं अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने इरादे से लड़ती रही, क्योंकि मुझे पता था
ये चेहरा अगर खुल गया तो निगाहें रास्ता नहीं छोड़ेंगी, और मैं निगाहों में नहीं, सिर्फ अपने दायरे में रहना चाहती थी। स्कूल के बाद मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि एक बंगले में प्राइवेट ट्यूशन का एक मौका है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, पैसे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और वक्त भी कम। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बच्चा 6 साल का है, माँ नहीं है और थोड़ा खामोश रहता है। मैंने भगवान का नाम लेकर हाँ कर दी। पहले दिन जब दरवाज़ा खुला, अंदर संगमरमर की ठंडी फर्श और दीवारों पर खामोशी छाई हुई थी। नौकरानी ने मुझे अंदर ले जाकर एक बड़े से कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, आर्यन। वो बिल्कुल चुप था, नज़रें नीची, हाथ में पेंसिल। मैंने उसकी कॉपी ली और नरमी से कहा, बेटा क्या लिखा है आज? उसने धीरे से कहा, आ से अनार। मैंने मुस्कुराकर तख्ती पर लिखवाया। पहला दिन सुकून से गुजरा। आर्यन ने तुरंत मासूमियत दिखाई, जैसे वो किसी अपनेपन का बरसों से इंतजार कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में वो मुझे अपने छोटे छोटे खिलौने दिखाने लगा। जब मैं उसे कोई नई चीज़ सिखाती, वो तालियां बजाता। 5वें दिन मैं रोज की तरह मास्क लगाकर वहां पहुंची, मगर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दरवाज़ा हमेशा नौकरानी खोलती थी, लेकिन उस दिन एक अजनबी आदमी ने खोला। मैं चौंक गई, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा, आर्यन आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं नज़र झुकाए अंदर चली गई। कमरे में पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान अक्सर भटकने लगता। महसूस होता जैसे कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा है। मेरी पीठ पर कभी ठंडी हवा सरकती, कभी ऐसा लगता जैसे सांस भारी हो रही हो। एक दिन मैंने आर्यन से पूछा, तुम्हारा बाहर खेलने का दिल नहीं चाहता? उसने कहा, पापा कहते हैं घर में ही रहो, बाहर सब बुरे लोग होते हैं। मैंने सर हिलाया। कभी कभी घर के अंदर भी खामोशी बहुत भारी होती है ना? उसने मेरी तरफ देखा और बस गर्दन हिला दी। अगले दिन मैं पढ़ा रही थी कि अचानक मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई। मैं जमीन से उठाने लगी तो देखा कि कॉर्नर में छोटा सा लाल रोशनी वाला बटन चमक रहा था। एक लम्हे को मैं ठिठक गई। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा कैमरा लगा दिखाई दिया, कोने में, बड़ी सफाई से छुपाया गया। मैंने तुरंत नजरें हटा ली, दिल जैसे गले में अटक गया हो। वापसी पर मैंने दरवाज़ा बंद होते ही पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई पर्दे के पीछे था, मगर ध्यान से देखने पर कुछ भी नहीं था। रास्ते में मेरा दम घुटता रहा। घर जाकर चुपचाप माँ के पांव दबाने लगी। माँ ने पूछा, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ माँ, बस थकान है थोड़ी। उस रात मैं सो नहीं सकी। आंखों के सामने वो लाल रोशनी चमकती रही। मैंने अपना मास्क, अपनी नज़रें, अपनी खामोशी, सब कुछ सुरक्षित समझा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सुबह होते ही मैंने ट्यूशन छोड़ दी। नौकरानी आई, आप क्यों नहीं आई पढ़ाने? तो मैंने उसे पैगाम दिया, मैं वापस नहीं आऊँगी। 2 दिन गुजरे। एक दिन स्कूल के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही नौकरानी थी। रो रही थी। बोली, आर्यन 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, हर वक्त आपको बुलाता है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मैं हिचकिचाई। फिर दिल में वो मासूम चेहरा याद आया जो हर सवाल पर तालियां बजाता था। माँ ने मेरी तरफ देखा, बच्चा मासूम है। मैंने हामी भर ली, लेकिन दिल में डर अभी भी था। अगले दिन दोबारा उसके घर गई। इस बार आर्यन भागकर आकर मेरे गले में झूल गया। आप आ गईं? मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, किसी और बात का वादा नहीं है। कमरे में बैठकर मैंने पहले सब तरफ नज़र दौड़ाई, फिर आर्यन से कहा, आज हम नई कविता सीखेंगे। आर्यन ने अपनी मासूम आवाज़ में दोहराना शुरू किया। तभी अचानक किसी ने कहा, मैडम बात सुनिए। मैं आपसे कुछ छुपा रहा था, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने चौंक कर नौकरानी की तरफ देखा। वो हाथ मलती हुई बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी ने उसे भी कैद में डाल रखा हो। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, ये जो कमरा है ना, सिर्फ आपका और आर्यन का नहीं, सर ने घर को कैमरों से भर रखा है। आपकी वीडियोस भी हैं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, सांस रुक गई, टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं सोफे के पास जमीन पर बैठ गई। मास्क के अंदर मेरी सांसें फूलने लगी। क्या तुम्हें भरोसा है? मैंने खुद देखा है मैडम। बड़े साहब के कमरे में स्क्रीन लगी है, हर कमरे का लाइव वीडियो नज़र आता है। उसने काफ़ी ठोस आवाज़ में कहा, और आपका कमरा भी। जब आप पढ़ रही होती हैं, जब आप पानी पीती हैं, सब कुछ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं खुद से कह रही थी, मैंने तो मास्क लगाए, हर कदम पर, हर सांस पर, फिर भी नज़र रखी थी। फिर ये कैमरे कैसे? मैंने आर्यन को देखा जो अपने खिलौने में मगन था। वो मासूम था, लेकिन वो घर,
वो माहौल जहर से भरा हो चुका था। मैंने अपने दुपट्टे को तुरंत ठीक किया, जैसे खुद को समेटने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ। तुमने किसी और को बताया नहीं? नहीं मैडम, किसी को नहीं। अगर साहब को पता चला तो वो मुझे भी निकाल देंगे, शायद कुछ और भी, लेकिन आप अच्छी हैं। आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और कहा, थैंक यू। तुमने जो बताया वो एक जिंदगी बचाने के जैसा है। घर वापस आकर मैं सीधा माँ के कमरे में गई। वो लेटी हुई थी, आंखें बंद, चेहरे पर दर्द के भाव। मैं उनके पास बैठ गई। पहली बार उनके सामने रोई। कुछ नहीं कहा, बस सिर उनकी गोद में रख दिया। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? मैंने धीरे से कहा। माँ, किसी ने मेरी खामोशी को भी कैद कर लिया था। मैंने मास्क लगाए, खुद को एक पर्दे में रखा, पर वो पर्दा भी नोच लिया गया। मैं चुप रही, जैसे वो सब कुछ समझ गई हो। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछा, आज आप जल्दी चली गई, सब ठीक तो है? मैंने कहा, मेरी पर्सनल मजबूरी है, शायद मुझे कुछ दिन की छुट्टी भी लेनी पड़े। स्कूल से निकलकर मैं सीधा उस फर्म में गई जहाँ से सिलाई का काम लेती थी। मैंने पूछा, और काम है? वहाँ बैठी औरत ने कहा, कुछ है, लेकिन अब जल्दी चाहिए। वक्त निकाल पाओगी? मैंने सिर हिलाया। अब हर काम वक्त से पहले करना है। उसी दिन बहन ने पूछा, आप आर्यन के घर नहीं जा रही? मैंने जवाब दिया, नहीं, अब वहाँ जाने की कोई गुंजाइश नहीं। उस रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर बिखरे टुकड़ों को चिपका दिया हो। 2 दिन बाद नौकरानी दोबारा आई। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। मैडम, आपके लिए। मैंने पूछा, ये क्या है? ये साहब कैमरे की फुटेज की कॉपी है, मैंने चुपके से निकाल लाई हूँ। आप चाहें तो किसी के खिलाफ ये सबूत है। मैंने डिब्बा पकड़ा और गहरी सांस लेकर कहा, सबूत की ज़रूरत नहीं, बस मेरे भगवान को सब दिखाई देता है, वही काफ़ी है। आर्यन का ख्याल बार बार दिल में आता, उसका मासूम चेहरा, उसकी किताब पर झुकी नज़रें, वो बेखबरी। लेकिन मैं जानती थी कि उसके आसपास की दुनिया जहर से भरी है, और अब मैं खुद को दोबारा जहर में नहीं धकेल सकती। मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अब हर जगह जाने से पहले देखूंगी, सुनूंगी, परखूंगी। दुनिया सिर्फ किताबों जैसी नहीं होती, उसके पन्ने अक्सर बहुत खुरदरे होते हैं। मेरा पर्दा आज भी वैसा है, लेकिन अब उसके पीछे एक नई आंख है जो सिर्फ देखती नहीं बल्कि पहचानती है कि कौन सी नज़र देखने के लिए और कौन सी नज़र काटने के लिए होती है। 10 दिन हो चुके थे। मैंने खुद को सिलाई के काम में उलझा लिया था। दिन रात कमीज़ों की पत्तियां, बच्चों की यूनिफॉर्म और औरतों के सूट ठीक करते हुए खुद को संवारने की कोशिश कर रही थी। बहन की पढ़ाई, माँ की दवा, स्कूल के वक्त की क्लासेस, यही सब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कुछ था जो अधूरा था। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से दुपट्टा संभाल कर दरवाज़ा खोलने गई। सामने वही नौकरानी थी। अब वो रो रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट, आंखों में बेबसी और आवाज़ कांपती हुई। मैडम, आर्यन बहुत बीमार हो गया है। 1 हफ्ते से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया, सिर्फ आपको पुकार रहा है। मेरे पांव दहलीज पर ठिठक गए। मैं चली, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। दिल जैसे शब्दों को रोक ले गया। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, वो कहते हैं कि शारीरिक कमजोरी है, लेकिन मानसिक असर ज़्यादा है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने पीछे माँ की ओर देखा। वो चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखों में वही खामोश सवाल था जिसका जवाब मुझे देना था। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चे का दिल टूट गया है। कभी कभी दिल को दवा से ज़्यादा चेहरा चाहिए होता है, वो जो भरोसा दे। मैंने पर्स उठाया, मास्क पहना और नौकरानी के साथ निकल गई। रास्ते भर दिल धड़क रहा था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है, लेकिन अंदर एक मासूम चेहरा बार बार सामने आ रहा था। जब वो मुझसे मिलने की जिद करता था, जब वो मेरी उंगली थामकर छोटे छोटे शब्द लिखता था, जब वो तालियां बजाकर मुस्कुराता था। दरवाज़ा खुला, घर वही था, लेकिन हवा कुछ अलग थी। कोई खामोशी थी जो दिल पर बोझ बन गई थी। नौकरानी ने कहा, ऊपर वाले कमरे में हैं, आजकल नीचे आना भी छोड़ दिया है। मैंने अंदर का दरवाज़ा धीरे से खोला। कमरे में आर्यन कंबल में लिपटा लेटा था, चेहरा पीला, आंखें अंदर को धसी हुई। वो मेरी आहट से भी नहीं चौंका। मैं पास गई और धीरे से पूछा, आर्यन? उसने तुरंत आंखें खोली, जैसे किसी ने नींद से नहीं, किसी सपने से जगा दिया हो। आप सच में आई हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, तुमने बुलाया तो मैं आ गई। वो धीरे से उठकर बैठ गया। कमजोरी से उसका हाथ मेरे हाथ पर आ टिका। सब झूठ बोलते हैं, कहते हैं आप नहीं आएंगी,
मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं किसी वादे के साथ नहीं आई, बस तुम्हारे प्यार ने बुला लिया। मैंने उसे पानी पिलाया, दवा दी और कुछ देर उसके पास बैठी रही। उसने अपनी किताब खोली जो बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी। यहाँ से आगे पढ़ना था, आपके बिना दिल नहीं लग रहा था। मैंने किताब ली और धीरे धीरे सब दोहराने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे हर शब्द दवा का काम कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो सो गया। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था। मैं नीचे आई तो बड़े साहब यानी आर्यन के पापा लॉन में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, आंखों में हैरत, शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। आप आ गई? मुझे लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ आर्यन के लिए आई हूँ। उन्होंने सिर झुका लिया। आर्यन आपसे बहुत जुड़ गया है। उसका चेहरा देखकर मुझे समझ में आया कि आपकी गैर मौजूदगी में क्या किया। मैं खामोश रही। कुछ लम्हों बाद वो बोले, अगर आप चाहें तो सिर्फ उस वक्त तक आ सकती हैं जब आर्यन जाग रहा हो। बाकी पूरे घर में कैमरे हटा दिए गए हैं। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, मेरी एक शर्त है, मेरी हद, मेरे नियम। अगर उन पर आँच आई तो मैं कभी भी पलट कर नहीं आऊँगी, चाहे आर्यन को मेरी कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया हूँ। और फिर इस तरह मैं वापस आ गई। अगले दिन मैं आर्यन को पढ़ाने पहुंची। दरवाज़ा पहले से खुला था और सामने वही चेहरा, आर्यन का बाप, खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। मैंने नज़रें झुका ली और नमस्ते कहा, लेकिन उसने तुरंत रास्ता छोड़ने की बजाय कहा, आइए अंदर। आर्यन कमरे में है, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे कदम रुक गए। दिल में एक और बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैं जानती थी कि कुछ होने वाला है। उसके लहजे में एक अजनबीपन, एक नरमी थी जो जाल सी महसूस हो रही थी। मैं डरते हुए अंदर दाखिल हुई और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, उसने बिना किसी सोच विचार के बात शुरू कर दी। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा, बहुत ध्यान दिया। मसला मास्क का नहीं, आप पर्दा करती हैं। चलिए तो फिर शादी कर लेते हैं, आप मेरी हो जाइए। मेरे कदम जम गए, जैसे किसी ने जुबान पर मोहर लगा दी हो। मैंने उसकी आंखों में झांकने से बच रही थी, लेकिन उसकी नज़रों की चुभन मुझे महसूस हो रही थी। क्या मतलब? मेरी आवाज़ धीमी और घबराई हुई थी। सीधी बात कर रहा हूँ। आर्यन आपके साथ बहुत खुश रहता है। आप भी उससे जुड़ी हुई हैं। मैं अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं। शादी के बाद ये सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा। उसके लहजे में खुदगर्जी चमक रही थी, जैसे वो कोई रिश्ता नहीं, कोई ऑफर पेश कर रहा हो। मैंने आंखों में आते आंसुओं को मुश्किल से रोका और कहा, ये शादी इज्जत का नहीं, जख्म का मरहम बन जाएगी। आपकी नीयत मेरे पर्दे को छुपाने की नहीं, उसे हटाने की है। वो चौंक गया, जैसे इतनी साफ बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं जो आप समझ रही हैं। आपके बात करने के तरीके से ही सब झलक रहा है। वो मेरे समझाने से पहले ही साफ हो चुका है। मैंने 2 कदम पीछे हटकर कहा, आप शायद ये समझ बैठे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, अकेली हूँ, इसलिए आसान हूँ। लेकिन मैं अकेली जरूर हूँ, सस्ती नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर उसने कहा, देखिए, आप जिस समाज में रहती हैं वहाँ लोग सवाल उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको आसरा दूँ, कानूनी रिश्ता दूँ, सुरक्षित जिंदगी। शादी कागज़ से नहीं, नीयत से मिलती है, और आपकी नीयत में खोट है। मैंने अपनी आंखें साफ की, गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यन का क्या होगा? वो आपसे जुड़ चुका है। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। आर्यन एक बच्चा है, मासूम है, लेकिन मैं उसके नाम पर अपने नियम कुर्बान नहीं कर सकती। अगर आपको उसकी इतनी ही फिक्र होती है तो कभी ऐसी पेशकश ही नहीं करते। दरवाज़ा खुलते ही बाहर आर्यन खड़ा था। हाथ में किताब थी, चेहरे पर सवाल। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, चलो आज का लेसन पढ़ते हैं। कमरे में पढ़ाते वक्त मेरा दिल कहीं और था। आर्यन को रिवीजन कराते हुए मेरी आंखों के सामने वो लम्हा बार बार आ रहा था जब मेरी खामोशी, मेरी मेहनत, मेरे पर्दे को तोड़ने की कोशिश की गई थी। रिवीजन खत्म हुआ तो मैंने आर्यन से कहा, आज थोड़ी जल्दी आ रही हूँ, लेकिन वादा है कल आऊँगी। वो बोला, आप नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। अगले दिन नौकरानी ने मैसेज दिया, साहब माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि आपकी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो चाहते हैं कि आप आती रहें, मगर पूरी तरह से आपका अधिकार होगा। मैंने जवाब दिया, मैं आर्यन के लिए आती रहूँगी, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, क्योंकि इज्जत का कोई समझौता नहीं होता। अब मैं वहाँ सिर्फ अपने फ़र्ज के लिए थी, न ज़्यादा
न कम। मैं जानती थी कि नज़रें अभी भी चुपचाप बोलती हैं, लेकिन मैं अब खुद को टूटने नहीं देती थी। कमरे की दीवार पर घड़ी टिक टिक करती रही और मेरी नींद आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। हर रात एक नया सपना आता, लेकिन किरदार एक ही होता, आर्यन का बाप। कभी खामोश बैठा होता, कभी अचानक सामने आकर मेरी आंखों में देखने लगता। उन सपनों में कोई बात नहीं होती, बस नज़रें होती थीं, सवालों से भरी नज़रें। अक्सर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठती, माँ जाग जाती, पूछती क्या हुआ। कुछ नहीं माँ, बस सपना था। मगर सच ये था कि वो सपना कम और डर ज़्यादा लगता था। मैं जितना खुद को व्यस्त रखती उतना ही दिल उलझता। सिलाई का काम अब हाथ से नहीं मजबूरी से चलने लगा था। एक दिन भाई ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, पास के स्कूल में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे आना, वहाँ एक जगह खाली हुई है, तनख्वाह भी अच्छी है। मैंने सर हिलाया, कोशिश करती हूँ। अगले दिन पुरानी फाइलों में से मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले और इसके बाद अपना नया CV बनवाया। मास्क पहना, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे से बाहर निकल गई। वो स्कूल दूसरे मोहल्ले में था। गेट के बाहर खड़े होकर मैंने एक बार फिर दुपट्टा ठीक किया और अंदर गई। रिसेप्शन पर एक औरत ने मुझे काम दिया और कहा, प्रिंसिपल साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, फॉर्म भरकर अंदर चली जाइएगा। मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आइए बैठिए। कुर्सी की तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल एक नरम मिजाज औरत थी, जिनकी आंखों में ढेर सारे सवाल नहीं, हमदर्दी थी। मैंने अपनी पढ़ाई और अनुभव के बारे में बताया। इंटरव्यू 10 मिनट से भी कम चला, लेकिन जाते वक्त उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम आपको कॉल करेंगे। दूसरे दिन कॉल आई, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, कल से स्कूल ज्वाइन करें। आपको कई क्लासेस की जिम्मेदारी दी जाएगी। सुबह 7 से दोपहर तक मुझे ये काम संभालना था। माँ को खुशखबरी सुना दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने तुम्हारी मेहनत देखी। फिर बहन ने आकर कहा, दीदी अब आप मेरे लिए और भी किताबें ला सकेंगी ना। मैंने उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, बहुत जल्द। पहला दिन सुकून से गुजरा। बच्चे शरारती थे, लेकिन मैंने उनसे बातें करके दिल जीतने की कोशिश की। एक बच्ची ने पूछा, आप मास्क क्यों पहनती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, जैसे किताब के ऊपर कवर होता है ना, वैसे ही अपने आप को संभाला है। वो बस हंस पड़ी। तो आप किताब हैं? हाँ, जो तुम्हें पढ़ना भी जानती है और संभालना भी। एक सुबह स्कूल जाते हुए अचानक वही नौकरानी रास्ते में नजर आई। वो मुझे देखकर रुक गई। आप नई जगह पढ़ा रही हैं? जी, एक स्कूल में। आर्यन अब बेहतर है, लेकिन अक्सर आपको याद करता है। कभी कभी अकेला बैठकर किताबें निकाल लेता है। कहता है कि आज मैडम आएंगी। मैंने उससे कहा कि उसे कह देना, मैडम भी उसे बहुत प्यार करती है और याद करती है। नौकरानी ने कहा, साहब ने भी आपको याद किया, बस यूं ही। शायद कुछ कहना था पर रोक लिया। मैंने बात बदल दी, किताबें खरीदनी है, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंची तो पता चला कि प्रिंसिपल साहिबा ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखी है। अंदर दाखिल हुई तो प्रिंसिपल ने मुझे देखते ही कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठिए। हमें खुशी है कि आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक बात बताना जरूरी है। आपकी पोस्टिंग खास तौर पर डायरेक्टर साहब ने की है। वो आपकी पढ़ाई, अनुभव और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। मैंने सर हिलाया, चुपचाप बैठी रही। दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। आज ही वो विजिट पर आ रहे हैं और आपकी क्लास भी देखना चाहते हैं। शायद वो आपसे मुलाकात भी करें। मैंने नरमी से कहा कि मैं तैयार हूँ। 11 बजे के करीब प्रिंसिपल का फ़ोन आया, डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, इसलिए आप ऑफिस में आ जाइए। दरवाज़ा खुला। मैंने दाखिल हुई तो सामने जो चेहरा था वो मेरा अतीत नहीं, मेरी मुश्किल परीक्षा बन चुका था। आर्यन का बाप। कमरा ठंडा था, लेकिन मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने नज़र मेरी तरफ उठाई और धीरे से बोला, ये स्कूल भी मेरा है, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने अपनी फाइल हाथ में मजबूती से पकड़ी। आप चाहें तो स्कूल क्या, पूरा शहर भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक औरत का यकीन नहीं खरीद सकते। उसने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। मुझे लगा कि वक्त के साथ तुम बदल चुकी होगी, लेकिन तुम तो पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गई हो। मैंने कहा, मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं हुई। अब समझती हूँ कि हर वादा रिश्ता नहीं होता और हर सवाल का जवाब देना फ़र्ज नहीं होता। वो हंसा। मैं वादा लेकर नहीं आया, मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें, खुद को और आर्यन को। आर्यन को मुझसे अलग ना करें, उसके लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन बाकी जो कुछ है वो मेरे नियमों से बाहर है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने टेबल पर रखा कागज उठाया,
ये तुम्हारी ज्वाइनिंग का लेटर है। सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा है। मेरे लिए इज्जत सैलरी से बड़ी चीज़ है। वो कुर्सी पर वापस बैठ गया था। क्या हुआ है तुम्हें? शायद समझ नहीं आ रहा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं वो रास्ता बन जाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना होगा। मैंने नजरें नीचे किए बिना जवाब दिया। अगर आप रास्ता बन गए तो मैं रास्ता बदल दूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल से ज़्यादा अपनी ज़मीन प्यारी है। वो पहली बार थोड़ा सा लाजवाब लगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं क्लास ले लूँ? बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से इजाज़त दी और मैं दरवाजे से निकल गई। अगले कुछ दिन स्कूल के दिन साधारण तरीके से गुजरे, लेकिन ऑफिस से कभी कभार कोई फाइल, कोई नया रूल्स लेटर आ जाता जिस पर मेरी क्लास का शेड्यूल बार बार बदल दिया जाता। मैं समझ गई थी कि ये सब एक दबाव का हिस्सा है। एक दिन स्टाफ रूम में एक नए सीनियर टीचर ने कहा, मैडम, सुना है आपको पर्सनल ऑफिसर का प्रोटोकॉल मिला है। मैंने कहा, मुझे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, प्रोटोकॉल नहीं संभालना आता है। वो मुस्कुरा दिए। आप जैसी टीचर को देखकर लगता है कि कुछ लोग अभी भी अपने उसूलों पर कायम हैं। मैंने जवाब दिया, बस खुद को बेचने की कीमत लगाना नहीं सीखा, शायद इसीलिए महंगी लगती हूँ। उसी दिन स्कूल के बाहर जब मैं मेन गेट से निकल रही थी तो ड्राइवर ने कहा, मैडम, गाड़ी आगे खड़ी है, साहब ने भिजवाई है। मैंने साफ इनकार कर दिया। कह देना कि मुझे चलना आता है, गाड़ी की ज़रूरत नहीं। घर पहुंची तो माँ ने पूछा, नई जगह कैसी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, सबक अच्छा है, लेकिन सवाल करने वाले कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बस बेटी, दिल साफ रखो, बाकी तो भगवान खुद हिसाब चुकता करता है। मैं हर रोज़ स्कूल जाती, पढ़ाती और हर दिन यह कोशिश करती कि आर्यन का नाम ना आए, उसके बाप के चेहरे को याद ना करूं, लेकिन अंदर कहीं ये खाली पन्ना था जो अभी अधूरा था, जैसे कोई बात बाकी रह गई हो, कोई सवाल जो अभी भी जवाब मांगता हो। स्कूल में मेरी खामोशी को इज्जत समझा जाता था, लेकिन मोहल्ले में उसे घमंड का नाम दिया गया। धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। पहले एक पड़ोसी ने अम्मा से कहा, बेटी तो बहुत ऊंची उड़ने लगी है, अब तो नमस्ते का जवाब भी मुश्किल से देती है। अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ ना कहा। मैं जानती थी ये शुरुआत है। कुछ दिन के बाद गली की दुकान पर सौदा लेते वक्त दो लड़कियों ने एक दूसरे को कोनी मारी और धीरे से बोली, यही हैं वो, स्कूल में डायरेक्टर के साथ खास हैं। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, नज़रें झुकाईं और खामोशी से सौदा लेकर पलट गई। घर आकर माँ के सिरहाने बैठी। उनकी नज़र पर हाथ रखा तो उन्होंने कहा, तुम ठीक हो ना? आज कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कहा, लोग बस बातें कर रहे हैं जो सच नहीं हैं, पर तीर की तरह लगती हैं। माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा, बेटी, जिस पेड़ पर फल आते हैं पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं, लेकिन हर रोज़ एक नई बात सुनने को मिलती। कभी कहा जाता, कभी नौकरी मिली है, कब इसके पीछे कुछ खास वजह होगी। कोई औरत दूसरी से कहती, हो ना हो, शक्ल से काम तो नहीं लिया है। शाम को जब मैं स्कूल से वापस आई तो भाभी ने किचन में बर्तन रखते हुए कहा, नौकरी मिली है ना? अच्छी, अब घर में रोटी बनाने की क्या ज़रूरत है? खूबसूरती ही काफ़ी है, हुनर का क्या काम? मेरे हाथ कांपे पर मैंने पलटकर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ पानी का गिलास भरकर माँ को दे दिया और कमरे में जाकर खामोश बैठ गई। मेरी स्कूल की साथी सोनिया, जिससे मैं अक्सर टीचिंग मेथड पर बात करती थी, उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लगा, पर लोगों ने आपके बारे में बातें फैलाई हैं। मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ। मेरे दिल पर जैसे बोझ आ गया हो। मैंने उससे कहा, जो सच है वो वक्त के साथ जाहिर हो जाता है, लेकिन अफवाह सच से ज़्यादा गंदी होती है। वो सिर्फ जुबान से नहीं निकलती, किरदार भी बिगाड़ देती है। वो कुछ ना बोली, सिर्फ कमरे से बाहर चली गई। मैं जानती थी ये सब उस आदमी के असर का नतीजा है जिसने मेरा रास्ता खुद चुना और अब चाहता था कि मैं उसके रास्ते पर चलूं। अगर इनकार करूं तो दुनिया के कानों में जहर घोल देता है। स्कूल में भी ऑफिस से बार बार बुलावा आने लगा, कभी किसी रिपोर्ट पर साइन, कभी किसी नई पॉलिसी पर राय। एक रोज़ मैंने प्रिंसिपल से कहा, मुझे क्लास की तैयारी में वक्त चाहिए होता है, ऑफिस के काम दूसरे लोगों में बांट दिए जाएं। प्रिंसिपल ने ठंडे लहजे में कहा, ये ऑर्डर ऊपर से आए हैं, वे चाहते हैं कि आप स्कूल के सभी फैसलों में शामिल रहें। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाने आई हूँ, फैसला सुनाने नहीं। उसी रात जब मैं घर लौटी तो ऐसा लग रहा था कि मैं टूट चुकी हूँ। मैं भगवान के आगे बैठ गई और कहा, अगर तुम्हें मेरा दुख दिखाई देता है
तो तुम ही मुझे इशारा करोगे। कहीं मैं किसी गुमराही की तरफ तो नहीं जा रही। अगर ऐसा हो तो मुझे रोक लो। अगर मैं सीधे रास्ते पर हूँ तो मेरे कदमों को सही रखना। उस रात बहन ने मुझसे आकर पूछा, दीदी क्या आप आगे किसी अमीर आदमी के साथ काम करती हैं? मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं। मैंने उसका सर थाम लिया। बेटा, लोग जो नहीं जानते वही कहते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहती है, उसका शोर वक्त करता है। तुम बस अपनी किताबें संभालो, दुनिया की बातें नहीं। अगले दिन स्कूल गई तो एहसास हुआ कि स्टाफ में मेरे खिलाफ माहौल बदल रहा है। एक टीचर ने धीमे आवाज में कहा, बस अब तो हम भी किसी डायरेक्टर की खास बन जाएं, सैलरी दुगनी हो जाएगी। मैंने सुनकर आंखें बंद कर लीं और दिल से सिर्फ एक बात निकली, भगवान मुझे अपने सच की लाज रखने देना और झूठ को खुद बेनकाब कर देना। क्लासरूम में बच्चों के साथ वक्त गुजारना अब मेरी पनाह बन गया था। जब कोई बच्चा मुझसे सवाल करता तो मेरा दिल हल्का होता। यही मेरी असली दुनिया थी, जहाँ अफवाहें नहीं सिर्फ सुकून था। स्कूल की छुट्टी के वक्त मैं स्टाफ की लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने सर उठाया तो सामने वही चेहरा, आर्यन का बाप। इस बार चेहरे पर वो खुशपसंदगी नहीं थी जो पहले देखी थी, ना ही आंखों में वो तंजिया सुकून। उसकी आंखों में पहली बार किसी बोझ तले दबी हुई झलक महसूस हुई। वो धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी इच्छा के बगैर कुछ नहीं करूँगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो हम दोनों के बीच का लम्हा ठहर सा गया था। ये कैमरे जिनकी वजह से तुम कहीं, वो सब हटा दिए गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद ही मैं कुछ कहे बिना खड़ी रही। दिल में कई सवाल थे, कई पुराने जख्म जो ताज़ा हो गए थे, लेकिन उसके लहजे में उस दिन कुछ बदला हुआ था, एक ऐसी नरमी जो पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यन अभी भी तुम्हारा इंतजार करता है, लेकिन मैं इस वक्त तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। उसने नजरें नीचे कर ली। मुझे वो औरत चाहिए जो भगवान में विश्वास करती हो। मेरी सांसें रुकी, लेकिन मैंने खुद को संभाल गई। मैं ये सब तुम्हें दबाव में लाकर नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो, सोचो और अगर ठीक लगे तो कभी जवाब दो। मैंने कहा, यह फैसला किसी इकरार से बड़ा है और मेरे लिए किसी रिश्ते की बुनियाद, डर, मजबूरियाँ, रहम नहीं बन सकती। वो बोला, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसी औरत को पालने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। मैं खामोश खड़ी रही। शायद वो सच कह रहा था, शायद वो बदल चुका था, या शायद मेरे अंदर की दीवार हिलने लगी थी जो बरसों से खुद मजबूत बनाई गई थी। अगले दिन स्कूल में बच्चों की असेंबली के बाद प्रिंसिपल ने स्टाफ से कहा, डायरेक्टर साहब कुछ टीचर्स से तुरंत मुलाकात करना चाहते हैं। सबके नाम बताए गए, मेरा भी। मैं ऑफिस पहुंची तो वो पहले से मौजूद था, लेकिन इस बार उसके सामने फाइलें थीं, जैसे वाकई किसी सरकारी मीटिंग में व्यस्त हो। मैं खामोशी से बैठ गई। इस बार मैं कोई पर्सनल बात नहीं करूँगा। ये एक ऑफिशियल मामला है। हमें नई टीचर की ट्रेनिंग के लिए टीम बनानी है और मैं चाहता हूँ कि आप उस टीम की जिम्मेदारी उठाएं। मैंने कहा, अगर मेरा चयन मेरिट पर है तो ठीक है। उसने तुरंत जवाब दिया, यही तो तुम में है, सच्चाई, उसूल और खुददारी। मीटिंग खत्म हुई। मैं उठकर जाने लगी तो वो बोला, मैंने अपनी पहली बात वापस नहीं ली है, लेकिन इस बार तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश मैं करूँगा, ज़बरदस्ती नहीं। इस बार मैं रुकी और पहली बार उसकी बात को बिना गुस्से, बिना डर के सुना। शायद इसलिए नहीं कि वो बदल गया था, बल्कि इसलिए कि मैं सुनने के काबिल हो गई थी। इस हफ्ते आर्यन का बर्थडे था। स्कूल में बच्चों के बीच केक काटने का प्रोग्राम था। सब बच्चे खुश थे, लेकिन आर्यन ने सबके सामने आकर कहा, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी मैडम चाहिए, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। सब हंस पड़े, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कभी गई नहीं थी, बस थोड़ी देर चुप हो गई थी। उस दिन के बाद मुझे लगा जैसे कोई अंधकार छाने लगा हो। मेरे मोहल्ले में भी कुछ जुबानें खामोश होने लगी थीं, शायद इसलिए कि मैं टूटने वाली नहीं, बोलने वाली हो गई थी। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में वो एक बार फिर सामने आया, इस बार कुछ किताबें हाथ में लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ किताबें हैं जो तुम्हें पसंद आ सकती हैं, उसने कहा। मैंने किताब ली, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बोल पड़ा, अब मैं तुम्हें शब्दों में डालना चाहता हूँ, तस्वीर में नहीं। तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे खींचने की नहीं। मैंने किताब बंद की और वापस थमाते हुए कहा, रख लीजिए, ये मुझे सही वक्त आने पर दीजिएगा।
मैंने भगवान से प्रार्थना की, अगर आपका फैसला मेरे लिए यही है तो मुझे संभाल लीजिए, और अगर ये भी मेरी परीक्षा है तो इसे पास करने की ताकत दीजिए, रोकने की नहीं। सुबह माँ के पास बैठी उनके पैर दबाते हुए पूछा, माँ, अगर कोई दुश्मन नरम हो जाए और माफ़ी मांग ले तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? माँ ने आंखें बंद करके बोला, अगर वो सच्चे दिल से हो तो हाँ, लेकिन अगर सिर्फ जुबानी हो तो उसके कदम रोक देने चाहिए। इस बार मेरे मन की आवाज़ कह रही थी कि अब ये फैसला सही रहेगा। कहते हैं कि सच्चे मन की आवाज़ भगवान की तरफ से आती है, इसलिए मैंने इसे सुना और फिर मैंने हाँ कह दी। उस एक हाँ ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, ऐसी कि पूरा शहर देखता रह गया। आर्यन बहुत खुश था और मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई थी। एक समय था जब मैं दर दर भटक रही थी, लेकिन आज मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं अभी भी इसी स्कूल में पढ़ा रही थी क्योंकि मैं अपने दम पर ही अपनी पहचान चाहती थी, लेकिन आर्यन के पापा ने अपनी जिद पर ही सही मेरी माँ और बहन को सहारा दिया और उन्हें भी हमारे घर लेकर आए। मेरी बहन के एडमिशन और उसकी आगे की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। साथ ही माँ का भी बहुत बेहतरीन इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया। एक दिन नौकरानी ने मुझे आकर बताया कि मेरी भाभी मुझसे मिलने आई हैं। जब मैं उनसे मिलने पहुंची तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। बाल बिखरे हुए, फटी पुरानी साड़ी और आंखों में आंसू। वो मुझे देखते ही माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। आज मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आई हूँ। तुम्हारे भाई की नौकरी चली गई है। वो कई महीनों से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। मेरे बच्चे भूखे रहने को मजबूर हैं। अगर तुम हम पर तरस खाकर कुछ एहसान कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने भाभी से कहा, आपने जो भी किया वो आपकी परवरिश थी, पर मेरे माँ बाप ने मुझे बदला लेने की परवरिश नहीं दी है। मैंने आर्यन के पापा से इस बारे में बात की। उन्होंने अगले ही दिन अपनी एक फैक्ट्री में भाई को मैनेजर की पोस्ट दे दी। भाई बहुत खुश था। भैया भाभी हमें शुक्रिया कहते नहीं थक रहे थे। उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी और माँ और बहन को अपने साथ वापस घर चलने को कहा, लेकिन आर्यन के पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब ये मेरा परिवार है और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें और मुझे भी रहने दें। मैं खुश हूँ कि मेरे पति की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और साथ ही भैया भाभी को भी अपनी गलती का जिस तरह से एहसास हुआ, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।